Hello students, please subscribe the Right to Study channel, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज श्वसन यानी रिस्पायरेशन का दूसरा लेक्चर लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? तो अनाक्षिक श्वसन के बारे में पढ़ा, आक्षिक श्वसन के बारे में पढ़ा और किण्वन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और ग्लाइकोसिस और क्रेबस साइकिल के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रिस्पायरेशन का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है श्वसन प्रक्रम के अंतर्गत विभिन्न पंथों में होने वाले ग्लूकोज का विखंडन निम्नांकित प्रवाह चार्ट द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब श्वसन प्रक्रम के अंतर्गत विभिन्न पंथों में होने वाले ग्लूकोज का विखंडन निम्नांकित प्रवाह चार्ट द्वारा दर्शाया गया। यानी ग्लूकोज का विखंडन श्वसन प्रक्रम के अंतर्गत कैसे होता है, इसको निम्नांकित चार्ट द्वारा आपको दर्शाया गया है। तो ग्लूकोज का एक 6 कार्बन अणु का होता है जो कोशिका द्रव में पायरुविक 3 कार्बन अणु प्लस ऊर्जा, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ऑक्सीजन अणु अनुपस्थिति पहला में, जिसे अनाक्षिक श्वसन या यष्टिक कोशिका, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। इसका भाग होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, ठीक है। दूसरा कह रहा है O2 का अभाव, यानी पेशियों में O2 का अभाव कहाँ होता है? तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनाता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा बनाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए चार्ट पेपर को, इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है जंतुओं में गैसों के विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैस एंड एनिमल्स, ठीक है। कह रहा है कोशिकीय जंतुओं में गैसों के गैसों के विनिमय के लिए निश्चित प्रकार के अंग पाए जाते हैं। यानी कह रहा है बहुकोशिकीय जंतु में गैसों के विनिमय के लिए क्या कहता है, के लिए एक निश्चित प्रकार के अंग पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक कोशिकीय जंतु में जैसे विभिन्न प्रकार के परजीवी, यानी एक कोशिकीय जंतुओं में जैसे विभिन्न प्रकार के परजीवी जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम में गैसीय विनिमय के लिए अंगों की एक व्यवस्था नहीं होती है। यानी एक कोशिकीय जीवों में क्या होते हैं, गैसीय विनिमय प्रणाली की क्या होती है, अंगों की व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। तब कह रहा है विसरण, प्राय सभी श्रेणी के जंतुओं में श्वसन अंगों और रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का क्या होता है, विनिमय एक ही मौलिक सिद्धांत के आधार पर होता है। यानी प्रायः क्या होता है, प्रायः सभी श्रेणी के जंतुओं के श्वसन अंगों और रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय एक ही मौलिक सिद्धांत के आधार पर होता है। और वह मौलिक सिद्धांत क्या है? विसरण, जिसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए लो। देखिए, कह रहा है कि जलीय जंतुओं में विसरण, यानी जलीय जंतुओं में विसरण कैसे होता है। तो कह रहा है जलीय जंतुओं में जल में घुलती O2 यानी ऑक्सीजन सीधे उनके श्वसनांगों में और श्वसनांगों से रक्त में विसरित होती है। यानी कहने का मतलब जलीय जंतुओं में घुलती ऑक्सीजन क्या होती है, सीधे श्वसन अंगों में जाती है और श्वसन अंगों से रक्त में विसरित होती है। जिन जंतुओं में, यानी कहने का मतलब जिन जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है जैसे हाइड्रा में, उन जंतुओं में विसरित O2 ऊतक द्रव या जीव द्रव्य के माध्यम से विसरित होती है। यानी कहने का मतलब जिन जंतुओं में रक्त पाया जाता है उसमें क्या होता है कि घुलती हुई सीधे ऑक्सीजन कहाँ जाती है, श्वसन अंगों में, और श्वसन अंगों से रक्त में चली जाती है और रक्त में जाने के बाद से विसरित होता है, ठीक है। लेकिन जिन जंतुओं में श्वसन अंग नहीं पाया जाता है उनमें क्या, रक्त नहीं पाया जाता है, उसमें क्या होता है जैसे हाइड्रा में, उन जंतुओं में विसरित O2 यानी ऑक्सीजन ऊतक द्रव या जीव द्रव्य के माध्यम से विसरित होता है। उनमें किससे होता है? तो ऊतक द्रव या जीव द्रव्य के माध्यम से विसरित होता है। उसके बाद कह रहा है तेलचट्टे एवं अन्य कीटों में विसरण। उसके बाद क्या कह रहा है कि तेलचट्टे और अन्य कीटों में विसरण कैसे होता है। तो कह रहा है तेलचट्टे एक अन्य कीटों में रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है। यानी तेलचट्टे और अन्य कीटों में क्या करता है, रक्त जो होता है ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है। इनमें विसरित
O2 सीधे ऊतक द्रव में पहुंचती है। इनमें विसरित ऑक्सीजन जो होती है कहाँ पहुंचती है, तो सीधे ऊतक द्रव में पहुंचती है। यानी इनमें क्या होता है, कहने का मतलब तेलचट्टा एवं अन्य कीटों में विसरित, यानी तेलचट्टे एवं अन्य कीटों में रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता। यानी अगर छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, यानी जैसे तेलचट्टे अदर कीट जो होते हैं, उनमें क्या होता है, रक्त जो होता है ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है, विसरित नहीं करता है। इनमें विसरित ऑक्सीजन सीधे कहाँ जाती है, ऊतक द्रव में पहुँचती है। नोट कर रहा है, तिलचट्टे के रक्त को हीमोलिम्फ कहते हैं। तिलचट्टे के रंग को क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं, जो कि रंगहीन तरल पदार्थ होता है, जो कि क्या होता है, रंगहीन तरल पदार्थ होता है। यह हाल अन्य कीटों का भी होता है, यही हाल जो होता है अन्य कीटों का भी होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि तेलचट्टे के रक्त को क्या कहता है, तो हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, रंगहीन होते हैं, यानी इनका कोई रंग नहीं होता है, ये तरल पदार्थ होता है। यही हाल अन्य कीटों का भी होता है। कीट में भी क्या होता है, अन्य कीट भी जो होते हैं उनका भी वो भी रंगहीन तरल पदार्थ होता है। ठीक है, इसको नोट करिए। रुको, देखिए कह रहा है उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऑक्सीजन उनके श्वसन अंग हो, यानी उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऑक्सीजन उनके श्वसन अंग हो, जैसे फेफड़ों से रक्त में विसरित हो जाती है। जैसे फेफड़ों से क्या होती है, ऑक्सीजन जो होती है फेफड़ों से होती है, किस में विसरित होती है, तो रक्त में विसरित हो जाती है। फेफड़ों की दीवारों में पतली पतली रक्त कोशिकाएं होती है। फेफड़ों के दीवारों में क्या होती है, पतली पतली रक्त क्या होती है, कोशिकाएं होती है। फेफड़ों के ऑक्सीजन सीधे विसरित होकर रक्त में चली जाती है, यानी फेफड़ों के ऑक्सीजन सीधे विसरित होकर कहाँ चली जाती है, तो रक्त में चली जाती है। और रक्त की CO2 फेफड़ों में आ जाती है, और रक्त की CO2 फेफड़ों में क्या होती है, आ जाती है। ठीक है, अब कह रहा है पौधों में श्वसन, यानी रिस्पायरेशन इन प्लांट। तो शैवाल और काई जैसे मॉस, यानी शैवाल और काई जिसे हम क्या कहते हैं, मॉस कहते हैं, जैसे पौधों में O2 विभिन्न कोशिकाओं में सीधे विसरण के द्वारा पहुंचती है। यानी इन जैसे पौधों में शैवाल और काई को ही मॉस कहा जाता है। जैसे पौधों में ऑक्सीजन जो होती है विभिन्न कोशिकाओं में सीधे विसरण के द्वारा पहुंचता है। लेकिन उच्च वर्गीय पौधों में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन उच्च वर्गीय पौधों में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण हो जाने के कारण, ठीक है, निर्माण हो जाने के कारण ऑक्सीजन अवशोषण और परिवहन कठिन हो जाता है। यानी कहने का मतलब जैसे छोटे छोटे शैवाल और काई जैसे मॉस जैसे पौधों में ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं में से सीधे क्या होते हैं, विसरण के द्वारा पहुंचता है। लेकिन क्या होता है, उच्च वर्गीय पौधों में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण हो जाते हैं। यानी उच्च वर्गीय पौधों में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण हो जाने के कारण ऑक्सीजन का अवशोषण और परिवहन कठिन हो जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। देखिए कह रहा है पुष्पी पादपों में पत्तों की सतह पर वायु रंध्र या स्टोमाटा पाए जाते हैं। यानी पुष्पी पादपों में पत्तों की सतह पर क्या पाया जाता है, वायु रंध्र और स्टोमाटा पाया जाता है। ठीक है, जिनसे होकर वाष्पोत्सर्जन और गैसीय आदान प्रदान दोनों हो सकता है। जिनसे होकर क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन और गैसीय आदान प्रदान दोनों हो सकता है। अब कह रहा है कि हरी डालियों पर लेंटिसेल नामक रचनाएं पाई जाती है। हरी डालियों पर जो होता है क्या पाया जाता है, लेंटिसेल नामक रचनाएं पाई जाती है। लेकिन मोटी डालियों पर छाल वाले तने और एक बीज पत्री पौधे के तने ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है कि मोटी डाली और छाल वाले तने, यानी मोटी डाली हो और छाल वाले तने हो, एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं तने ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाते। ऑक्सीजन क्या कर पाते हैं, अवशोषण नहीं कर पाते हैं। इनमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का परिवहन फ्लोएम के अंदर से घुलती रूप में हो सकता है। इनमें थोड़ा बहुत परिवहन क्या होता है, फ्लोएम ऑक्सीजन जो होता है फ्लोएम के अंदर से घुलती रूप में हो सकता है। यानी कहने का मतलब इनमें तो होता नहीं है। यानी क्या कह रहा है कि लेकिन मोटी डाली और छाल वाले तने, यानी कहने का मतलब मोटी डाली और छाल वाले और बीजपत्री पौधों में के तने ऑक्सीजन अवशोषण नहीं कर सकता है। इनमें अब अवशोषण कहाँ से होता है, तो फ्लोएम के अंदर जो घुलती रूप में ऑक्सीजन जो होता है ना,
उससे थोड़ा बहुत ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कह रहा है पौधों के जड़ों से O2 का अवशोषण विसरण के द्वारा होता है, यानी पौधों के जड़ों से O2 का अवशोषण कहाँ जाता है, वो अवशोषण विसरण के द्वारा होता है, जो जल के साथ जाइलम के द्वारा ऊपर जा सकते हैं। जो जल के साथ क्या होता है, जाइलम के द्वारा ऊपर जा सकते हैं। फिर भी जल में O2 की घुलनशीलता इतनी कम होती है, फिर भी जल में जो होता है O2 की घुलनशीलता इतनी कम होती है कि बड़े पौधों की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में O2 पहुंचना कठिन होता है। यानी बड़े पौधों की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का पहुंचना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। यानी कहने का मतलब पौधों के जड़ों से भी O2 का अवशोषण विसरण होता है। यानी पौधों के जड़ों से भी क्या कहता है, ऑक्सीजन का विसरण होता है, जो जल के साथ जाइलम, यानी जो जल के साथ मिल के क्या होता है, जाइलम के द्वारा ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, फिर भी जल में O2 की घुलनशीलता इतनी कम होती है कि बड़े पौधों की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में, यानी बड़े पौधों की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में O2 पहुंचना कठिन होता है। प्रचुर यानी जितना उसकी आवश्यकता है उससे कई गुना कम मात्रा में पहुंचना भी कठिन होता है। ठीक है, हरी कोशिकाएं अपनी जरूरत का ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी दिन में उत्पन्न कर लेती है। यानी हरी कोशिकाएं क्या होती है, अपनी जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दिन में ही क्या करते हैं, उत्पन्न कर लेती है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं समुद्र के किनारे दलदली भागों में, यानी समुद्र के किनारे दलदली भागों में पाए जाने वाले मैंग्रोव जाति के पौधे, यानी समुद्र के किनारे दलदली भागों में पाए जाने वाले मैंग्रोव जाति के पौधों में श्वसन के लिए विशेष व्यवस्था पाई जाती है। श्वसन के लिए क्या पाया जाता है, विशेष व्यवस्था पाई जाती है। इनकी जड़ें दूर दूर तक स्तंभ की तरह बाहर निकली होती है। इनकी जड़ें क्या होती है, दूर दूर तक क्या होती है, स्तंभ की तरह बाहर निकली होती है। आप लोग देखेंगे कि दलदली क्षेत्र में क्या होता है, पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें क्या होती है, दूर दूर तक क्या होता है, स्तंभ की तरह ऊपर की तरह दलदली इलाकों में निकली रहती है। इन पर महीन महीन छिद्र होते हैं जिनके द्वारा श्वसन होता है। इन पे महीन महीन छिद्र होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है। इन जड़ों को श्वसन भूल या न्यूमेट्रोफोर कहा जाता है। इन जड़ों को क्या कहा जाता है, श्वसन भूल या न्यूमेट्रोफोर कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।